हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए प्रश्न पत्र लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स के 20 सवाल होंगे। और ये जो 20 प्रश्न हैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पहला सवाल मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। अगर आप जानते हैं तो सही है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। इसका जवाब हाइग्रोमीटर होगा। क्या होगा? हाइग्रोमीटर। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण जो होता है वो हाइग्रोमीटर होता है। इससे हम वायु में आर्द्रता मतलब होता है नमी की मात्रा को हम इसमें काउंट करते हैं इसके द्वारा। अगला सवाल है आप लोगों को, अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी आकाशगंगा की आकृति है। आपको बता दें कि अपनी जो आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा को हम गैलेक्सी कहते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं, या इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। और यहाँ पर इसकी आकृति पूछ रहा है तो इसकी आकृति स्पाइरल होती है। ये रहा आपका आंसर। अगला सवाल है कि भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। तो आपको बता दें कि भिन्न भिन्न तारों का जो रंग होता है वो तारे जो हैं एक निश्चित आयु के बाद समाप्त होने लगते हैं। जब वे शुरुआती पीरियड में रहते हैं, यानी कि प्रारंभिक पीरियड में रहते हैं, तो उस समय उसका टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, वो उसका लगातार बनते रहता है। वो क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित होते रहता है, जिसके कारण आपको नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और वहाँ पर आपको बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा तथा ताप की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रकाश भी उत्पन्न होता है। जब ये धीरे धीरे आपको तापमान समाप्त हो जब धीरे धीरे ये हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है तो आपको ये तापमान जो है एक समय के बाद ख़त्म होने लगता है। इसलिए अपना जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? तापमान होगा। क्या होगा? तापमान। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है। बैटरी मतलब किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो बैटरी में हम लोग विद्युत अपघट्य का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम H2SO4 बोलेंगे। और इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड उसे बोलते हैं जिसमें कैथोड और एनोड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि पवन के जो दाब होता है या बल होता है या वेग होता है, इसकी माप जो हम लोग एनीमोमीटर में करते हैं। हालांकि इसका नाम एनोमोमीटर लिखा है, लेकिन सही आप लोग जानिएगा एनीमोमीटर होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। आपको बता दें कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए या दिन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो वो आंसर अपना हो जाएगा लाल और हरा रंग। आते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल बोल रहा है आपको कि ऊन या ऊनी बोल रहा है कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्यों? तो ऊनी कपड़े जो हैं ये क्या करते हैं कि ये अपने से होकर ऊष्मा का प्रवाह बाहर की तरफ नहीं होने देते हैं, यानी कि ये क्या ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और ये देखिए, जिसके कारण ये क्या होता है, आप जानते हैं कि हवा से होकर ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है, क्योंकि हवा जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। और जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तो ऊनी कपड़ों में जगह जगह पर खाने बने होते हैं और उन खानों में हवाएं फंस जाती हैं और वो हवाएं क्या करती हैं, अपने शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देती है। और जब वो बाहर नहीं निकलने देती है तो वो हमें या हमारे शरीर को गर्माहट प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि क्या हो जाती है? देखिए, तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि जब हम लोलक की लंबाई को आधी कर देते हैं तो गुणक द्वारा जो है ना उसका मान जो होता है दोलन की अवधि वो घट जाती है। आगे पढ़ते हैं। आगे जो सवाल है, ये अगला सवाल है कि संतुलन एक ऐसी स्थिति है
जिसमें पहला पहला ऑप्शन है कि कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, फिर दूसरा ऑप्शन है कि तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता हो, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है, चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकारी नीतियों में परिवर्तन हो। हालांकि ये सब जवाब जो है इसका पहला ही जवाब होगा क्या, कि जब संतुलन की स्थिति बन गई है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आगे सवाल पे आते हैं, इसका कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगला सवाल, बॉल को लपकते समय, यानी कि जब खिलाड़ी जो है गेंद को कैच करता है तो क्या करता है, आप देखे होंगे कि हाथों को अपने पीछे खींचता है। तो दरअसल वो अपने हाथों को पीछे खींचता है, तो वहाँ पर भी साइंस की एक थ्योरी लगती है, यानी कि आपको यहाँ पर बताना होगा कि वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है जब वो अपने हाथों से गेंद को पीछे की तरफ खींचता है। तो यहाँ पर किसका मान कम करने के लिए वो हाथों को पीछे खींचता है, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको आवेग। आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं, याद रखिएगा। भू-स्थिर तुल्यकारी उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। भू-स्थिर तुल्यकारी उपग्रह, भू-स्थिर मतलब क्या है, यानी कि भूमि से अधिक ऊंचाई पर जो उपग्रह यानी कि सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, वो आपको पूछ रहा है कि किस ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा कि वो एक निश्चित ऊंचाई पे, किसी भी ऊंचाई पर नहीं रहेगा, एक निश्चित ऊंचाई पर रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि यदि वायु दाब मापी यंत्र यानी कि बैरोमीटर, इसकी रीडिंग जो है अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इसका क्या संकेत होता है। आपको बता दें कि जब तेजी से गिरने लगेगा तो क्या होगा, आंधी तूफान की घटना होगी। ठीक है, जब बहुत ही अचानक तेजी से गिर जाए, और धीरे 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 अगर वो ऊपर की तरफ उठे तो ध्यान रखिएगा कि मौसम जो है वो साफ होता है। ठीक है, जब, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब अचानक बैरोमीटर का जो रीडिंग होता है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है तो कौन सी घटना होगी, आंधी तूफान। और जब अचानक बैरोमीटर, अचानक नहीं बोलेंगे, जब बैरोमीटर का जो रीडिंग है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है तो वो दिन जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल साफ होगा। अगला सवाल बोल रहा है कि किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित की गई या किया गया कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद की ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताएं कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है। यहाँ पर ऑप्शन है वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अपरवलय। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि ये आपको एक टावर है और इस टावर से समस्तरीय मतलब इसी के समान स्तर पे, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर इसी के समान स्तर पे एक मान लीजिए कि कोई भी गेंद या फिर कोई कण हो सकता है, इस कण को यहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है सेम स्तर से। यहाँ से जब आप सेम स्तर से छोड़िएगा, चलिए ठीक है इसके स्तर से छोड़ेंगे, क्या ये गेंद आपको बिल्कुल ऐसे ही आएगा, इसी रास्ते से आएगा? नहीं, ये गेंद जो है आगे चल के ऐसे 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 से लुढ़क के और वो वापस नीचे की तरफ गिर जाएगा। और ये जो एक पथ बना है, ये जो एक रास्ता बना है यहाँ से यहाँ, इस रास्ते को हम परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? परवलय। यानी कि अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? परवलय होगा। आते हैं अगले सवाल पे। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह किनके बीच देखे जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है सन, और सन के बाद क्या होता है? सूर्य होता है, फिर होता है बुध, बुध होता है, बुध के बाद फिर होता है शुक्र, और शुक्र के बाद होती है पृथ्वी, और उसके बाद होता है मंगल, और उसके बाद होता है बृहस्पति, और उसके बाद क्या होता है? बृहस्पति। याद रखिएगा, इसके बाद होता है, तो यानी कि अपना जो जवाब होगा वो क्या होगा? मंगल और बृहस्पति के बीच। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहाँ पर
आपको बता दें धूम कोहरा क्या होता है। दरअसल कुहासा और धूम कोहरा में अंतर है। कुहासा जो है वो ओस की बूंदें होती हैं। अगर धूम कोहरा की बात करें तो धूम कोहरा में आपको धुंध यानी कि बहुत सारी विषैली गैसें और बहुत सारे इसमें आपको धूल के कण मौजूद होते हैं और उसे ही हम धूम कोहरा कहते हैं। इसमें आपको साफ साफ दूरी जो है मतलब कि आपके सामने की वस्तु ही दिखाई नहीं देगी। और यहाँ पर इसमें आपको क्या होगा, इसमें एक मुख्य प्रदूषक जो है या आम प्रदूषक जो होता है वो वायु में अत्यधिक SO2 होता है। क्या होता है? SO2, याद रखिएगा। अगला सवाल है माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, प्रकाश की गति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की गति घटती है। ऑप्शन नंबर सी वैसे ही रहती है। या ऑप्शन नंबर डी सहसा गिर जाती है, यानी कि लगातार गिर जाती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। माध्यम से तापमान का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। वो आपको माध्यम कैसा भी हो, आप खुद ना देखिए कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आता है तो सूर्य कितनी दूरी को तय करके आता है ना। तो वहाँ पर उसको माध्यम कभी निर्वात भी मिलता है और नीचे की तरफ यानी कि पृथ्वी की सतह के पास उसको सघन माध्यम मिलता है, लेकिन माध्यम से उसको कोई मतलब नहीं है। प्रकाश की स्पीड जो है वो वही ही रहती है। कितना रहता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यानी कि वैसे ही रहेगी, आंसर वही होगा। अगला सवाल आते हैं कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों कि वे, तो आपको अभी हम बताए ऊनी वस्त्र वाला पीछे सवाल में, वैसे ही ये भी होगा कि शीतकाल में जो कपड़े हैं हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये होगा ऊष्मा प्रदान करते हैं कि ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, कि वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं और शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो हम अभी बात आपको बोल दिए कि जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तो उसमें क्या होती हैं, ऊनी कपड़े में छोटे छोटे खांचे होते हैं और उन खानों में हवाएं फंस जाती हैं और उन हवाओं से आपको आपके शरीर की ऊष्मा जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है। और जब नहीं निकल पाएगी तो आपके शरीर का टेम्परेचर बना रहेगा। इसलिए अपना आंसर जो होगा वो ऊष्मा को जाने से रोकते हैं। अगला, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है। रेफ्रिजरेटर जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, इसमें शीतन यानी कि कूलिंग, क्या हो गया, कूलिंग के बारे में पूछ रहा है। तो कूलिंग जो होता है ना, तो ये कूलिंग जो होता है ये आपको वाष्पशील द्रव के कारण होता है। किसके कारण? वाष्पशील द्रव के वाष्पन के कारण। हालांकि उसका नाम जो है वो NH3 होता है, इसी के वाष्पन के कारण होता है। देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। वाष्पशील द्रव के वाष्पन के कारण। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण हम दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अच्छी तरह से कोई भी बात जो है वो सुन सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। नॉल और रुस्का ने, रॉबर्ट कोच ने, लीवेनहॉक ने या सीवी स्वानसन ने। आपको बता दें कि इसका जो जवाब होगा वो होगा आपको नॉल और रुस्का ने। नाल और रुस्का लिखता है, यहाँ पर नॉल और रुस्का लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि जब बस जो है वो सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। आप जानते होंगे न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का गति नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। और ये जो जड़त्व होता है ये 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होता है। कौन कौन? तो आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो जड़त्व होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला विराम का जड़त्व, फिर गति का जड़त्व और फिर तीसरा जो होता है वो दिशा का जड़त्व। विराम होता है, फिर गति होता है और तीसरा जो होता है वो दिशा होता है, दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व मतलब जब अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई आप बल ना लगा दें। और आपको गति का मतलब है अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी
जब तक कि आप उस पर कोई बल ना लगा दें, यानी कि अपना जो जवाब होगा वो क्या हो गया, गति के जड़त्व के कारण। अगला सवाल जो है, भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसकी समय अवधि 24 घंटे है, इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है, यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है, और यह विषुवत रेखा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करता है। तो इसमें जो हमको सही लग रहा है वो आपको 3 नंबर होगा, यानी कि यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है और वहीं से क्या करता है, आप सीधे समझिए ना, सैटेलाइट क्या करता है, मैप या मानचित्र या अन्य ग्रहों की गतियों के बारे में बताता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि दाब बढ़ाने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। आप 2 बर्फ़ ले लीजिएगा और दोनों को एक साथ रगड़िएगा, रगड़ के देखिएगा। आप दोनों को जैसे ही आप ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगाएंगे ना, दाब लगाएंगे अपने दोनों हाथों के बीच में रख के, तो वो जो होते हैं चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और उसका गलनांक जो होता है ना वो घट जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अपना जो आंसर होगा वो गलनांक घट जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग निम्नलिखित में से नहीं गुजर सकती है। अनुदैर्घ्य का मतलब होता है जिसे माध्यम की ज़रूरत होती है। अनुदैर्घ्य तरंग ऐसा तरंग होता है जिसे माध्यम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अनुदैर्घ्य तरंग निम्नलिखित में से किस में नहीं गुजर सकता, तो निर्वात में से। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये जो संधारित्र होता है, सॉरी इसको बोलेंगे स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र, इसका प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है वायु, जल, शोर तथा तापीय। तो जब हम इलेक्ट्रो से बात रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है ये आपको वायु से संबंध रखता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये वायु के प्रदूषण को नियंत्रित करता है। कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। गलती होगा जो भी उसमें आप लोग उससे कमेंट में बताइए कि कहाँ पर गलती है, फिर हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।